हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर 3 विद्युत धारा के बारे में, यानी कि बच्चों इकाई 4 विद्युत प्रवाह के बारे में, विद्युत प्रभाव के बारे में। इस चैप्टर का बच्चों ये पहला लेक्चर है, तो सबसे पहले इसको हम लोग चीज़ों को समझेंगे, इसको अपनी लाइफ से रिलेट करेंगे, मतलब बेसिक चीज़ें इसमें हम लोग जानेंगे। चैप्टर के नाम से ही बच्चों में पता चल जाता है कि विद्युत धारा, यानी कि हम विद्युत से संबंधित सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो बच्चों, अगर ये आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो में लाइट जले हुए हैं, एक दो लाइट जले हुए हैं। तो वो लाइट कैसे चल रहे हैं? सर विद्युत धारा से। आप जिस कमरे में बैठे हुए होंगे उसके ऊपर पंखे चल रहे होंगे, लाइट जली होंगी, या आप मोबाइल को भी जिस चार्जर से चार्ज करते हैं, वो चार्जर कैसे चार्ज करता है? तो सर जी विद्युत धारा के प्रभाव से ही चार्ज करता है। मतलब सारी चीज़ें अगर हम बात करें कि हमारी लाइफ लगभग इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड हो गई है, तो क्या वो कहना गलत होगा? नहीं सर, गलत नहीं होगा। हम सारी तरफ से, चारों जगह से विद्युत धारा से घिर चुके हैं, यानी कि जो विद्युत धारा है यह हमारे जीवन में एक अहम रोल निभाती है। तो बच्चों, कोई भी वस्तु है, तब हम देखते हैं कि कोई भी वस्तु है, जैसे हम पढ़े होंगे कभी कि तार को छूना है तो लकड़ी से छुओ, लोहे से मत छुओ, क्योंकि जो लकड़ी होता है ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत धारा का कुचालक होता है, लोहा सुचालक होता है। तो आखिर ऐसा इनमें क्या होता है? कौन सा पदार्थ क्यों धारा का प्रवाह करता है और कौन सा पदार्थ क्यों धारा का प्रवाह नहीं करता है, वो सारी हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे। आखिर उनमें क्या होता है कि जो धारा को लेके जाता है। तो हमें धारा पढ़ने से पहले बच्चों, विद्युत धारा पढ़ने से पहले हमें पॉइंट पढ़ना होगा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण, जो कह सकते हैं इसकी बेसिक इकाई। जैसे हम लोग के शरीर की बेसिक इकाई क्या है? बॉडी की बेसिक इकाई कोशिका होती है। तो उसी प्रकार विद्युत धारा की बेसिक इकाई जो होती है वो बच्चों होती है आवेश। सारी चीजें इसी पर निर्भर करता है। ये जो आवेश है ये क्या होते हैं? जैसे हमारी बॉडी पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे छोटा पॉइंट, जो सभी फंक्शनल यूनिट होता है, वो क्या होता है? सेल, यानी कि कोशिका होता है। ठीक उसी प्रकार विद्युत धारा की सारी चीजें बच्चों जो होता है वो क्या होता है? आवेश होता है। ये पहला चीज हमें समझ में आ गया कि मतलब जितनी भी कोई भी चीज में धारा बह रही है, नहीं बह रही है, सारा चीज किस पे डिपेंड कर रहा है? आवेश पे डिपेंड कर रहा है। आवेश ही है जो धारा बहने का कारण है, आवेश ही धारा है, एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा कि आवेश क्या होता है, उसके बाद तब हम विद्युत धारा पे आएंगे। इसका मतलब ये हुआ सर कि हमें पहले आवेश पढ़ना होगा। जी बिल्कुल, पहले हमें आवेश पढ़ना होगा। तो सर आवेश क्या है? समझिए, आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ध्यान से चीजों को समझिएगा। ये कोई भी आपके पास क्या है? कोई भी वस्तु है, चाहे वो प्लास्टिक की बनी हुई हो, चाहे वो आयरन की बनी हुई, लोहे की बनी हुई हो, चाहे वो किसी भी सोडियम, एल्युमिनियम, जितने भी आपको पीरियोडिक टेबल में तत्वों के नाम याद है, चाहे वो किसी भी तत्व से बना हुआ पदार्थ हो, इसमें क्या क्या मौजूद होगा? सर इसमें मौजूद होगा, पहले देखिए, कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं? सर जी कोई भी पदार्थ अणु से मिलकर बने होते हैं। अणु किससे मिलकर बना होता है? सर जी दो या दो से परमाणुओं से। अब देखिए, यानी कि ये जो पदार्थ है किससे मिलकर बने होंगे? सर जी, यानी कि इसमें छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें तो क्या हो जाएंगे? ये सारे छोटे छोटे पार्ट सर जी परमाणु हो जाएंगे। इसमें ऐसे बहुत सारे होंगे और ये छोटे पार्ट क्या है? सर परमाणु है। छोटे पार्ट क्या है? परमाणु है। तो मान लीजिए ये जो हम लिए थे, ये जो हमारा पदार्थ है, ये लोहे का है। आप कोई भी पदार्थ ले लीजिए, नहीं पूछ सकेंगे आप इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर के, कोई भी पदार्थ आप मान लीजिए है, ठीक है। ये मान लीजिए एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, जो पदार्थ आपको मानना है मान लीजिए। तो ये सारे क्या है? सर ये सारे परमाणु है, यानी कि कोई भी पदार्थ क्या होता है? परमाणु। जैसे अगर हम इस मार्कर की भी बात करें, इस मार्कर को भी हम ले रहे हैं, तो ये प्लास्टिक का है। अब ये जो हमें सरफेस दिखाई दे रहा है, किससे बना होगा? सर जी परमाणु से मिलकर बना होगा। ये किससे मिलकर बना होगा? परमाणु से मिलकर बना होगा। जैसे कि हमारे बॉडी की अगर हम इस हिस्से की बात करते हैं कि ये क्या है? सर जी यहाँ तक कैसे बना होगा? तो सर जी सेल से मिलकर टिश्यू से मिलकर ऑर्गन, ये सारी चीजें हम लोग बताते हैं ना। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाती है? सेल। तो वैसे ही किसी भी पदार्थ को, अगर किसी वस्तु की हम बात करते हैं, तो ये किससे मिलकर बना होता है? सर जी परमाणु से मिलकर बना होता है। अब देखिए, अब हम इस पदार्थ से, ये जो भी पदार्थ था, अब इस पदार्थ से आप क्या कीजिए कि कोई एक परमाणु को निकालिए। हम इस वाले परमाणु को निकाल लेते हैं। ये क्या है? परमाणु। अब देखिए, चीजों को धीरे धीरे मैं समझाते जा रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा आपका। परमाणु,
अब जब देखिए मान लीजिए ये क्या है, ये एक परमाणु है, ये क्या था सर, ये एक परमाणु है। अब कोई भी परमाणु में कितने तत्व होते हैं सर जी? परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। बस यही मैं आप लोगों को जब बताना चाह रहा था, यही आप लोगों से पूछना चाह रहा था। अब ये परमाणु है तो परमाणु में क्या उपस्थित होगा सर? परमाणु में एक नाभिक होगा, जिसमें सर इस परमाणु में बात की जाए तो सर परमाणु में इलेक्ट्रॉन होगा, और इसके नाभिक में क्या होगा? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होगा। ये नाभिक में होगा। यानी कि अगर बात की जाए परमाणु से, तो परमाणु किन से मिलकर बना हुआ है सर जी? परमाणु मिलकर बना हुआ है इलेक्ट्रॉन से प्लस सर प्रोटॉन से प्लस सर न्यूट्रॉन से। यानी कि कोई भी परमाणु इन 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। अब जैसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या है सर? इलेक्ट्रॉन तो एक आवेश है। प्रोटॉन क्या है सर? प्रोटॉन भी एक आवेश है। ये तो कोई आवेश नहीं है, न्यूट्रल है। तो इन पर आवेश होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, इन पर क्या होता है? आवेश होता है। तो ये गुत्थी अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होगी कि कोई भी तत्व होता है तो उसमें क्या होता है? आवेश होता है। कैसे आवेश होता है चीजें समझ में आई? देखिए मैं आपको बहुत डीप तरीके से पढ़ा रहा हूं, ऐसा कोई आपको नहीं पढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसको समझना आपके लिए बारीकी से समझना बहुत जरूरी है। तो कोई भी पदार्थ मिलकर बना होता है अणु से, अणु बने होते हैं मिलकर परमाणु से, और परमाणु मिलकर बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। और जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ये क्या होते हैं? आवेश होते हैं। अभी मैं आपको आवेश की परिभाषा भी लिखवाऊंगा, ठीक है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन क्या होते हैं सर जी? आवेश होते हैं। कैसे आवेश होते हैं, इन पर कितना आवेश होता है, वो सब चीजें आगे हम चर्चाएं भी करेंगे, उसकी चिंता आप मत कीजिए। तो ये सर जी आवेश होते हैं। तो इतना हमें समझ में आया कि जो परमाणु है, परमाणु के अंदर क्या होता है सर जी? परमाणु के अंदर आवेश होता है। अच्छा सर, ठीक है। यहां तक अब किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पहले बताइए। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। अगर आपसे अब पूछूं कि क्या इस मार्कर में आवेश है, तो आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल इस मार्कर में आवेश है, क्योंकि ये मार्कर भी मिल के बना होगा अणु से, फिर अणु मिल के बना होगा परमाणु से, और परमाणु के अंदर सर जी होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है? आवेश है। जैसे देखिए हम लोग जो फिगर बनाते हैं, एक यहाँ पे ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री में मुझे लगता है आप लोग 9th पास करके 10th में आए हैं। तो जैसे मान लीजिए हम कोई यही परमाणु ले लेते हैं, मान लीजिए सोडियम का परमाणु रहता, ये मान लीजिए सोडियम का परमाणु रहता, तो हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं सर जी? N+3, इसको हम लोग नाभिक कहते हैं, और इसके कक्षक में क्या होते हैं? अभी देखिए आपको किसी भी तत्व का जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो कुछ और नहीं, उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन यानी कि उसके आवेशों को ही दर्शाते हैं। अगर ये सोडियम रहता तो सोडियम की क्या होता है सर जी? 281। सर जी परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो सर जी 281। तो सर जी इसमें 2, सर इसमें 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें सर जी 1। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाता है अगर कि ये क्या हो जाएगा 23, कि इसमें सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताते हैं सर जी? परमाणु क्रमांक के बराबर, यानी कि एटॉमिक नंबर के बराबर, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक। तो सर जी हम कहते हैं 11 इलेक्ट्रॉन है, और ये बराबर होता है प्रोटॉन के भी, तो हम क्या कहते हैं सर जी? 11 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो सर जी 11 है, और प्रोटॉन की संख्या भी सर जी क्या है? 11 है। प्रोटॉन की संख्या भी क्या है सर जी? 11 है। हाँ, न्यूट्रॉन की आएगी तो न्यूट्रॉन क्या हो जाता है सर जी? एटॉमिक मास AM, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो ये आ जाएगा आपका 12। वो बात की बात है। तो न्यूट्रॉन से यहाँ पे हमें लेना देना नहीं है, हमें लेना देना इसमें किससे था? तो यहाँ से हमें पता चलता है कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है। आखिर इसका मतलब ये है कि जो हम ये एक एक भरते थे, जो एक एक ऐसे हम गोला दर्शाते थे, इसमें वो क्या दर्शाता है? ये एक इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, और नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होता है। ये चीज़ें आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, मुझे बिल्कुल यकीन है कि अगर क्लास 9th में आप लोगों ने थोड़ी सी भी चीज़ें पढ़ी होंगी तो इन चीज़ों को आप पढ़ चुके होंगे,
ठीक है सर, यहाँ तक नहीं पढ़े होंगे तभी मैंने बहुत डीपली, बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अब अगर आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हो कि कैसे किसी पदार्थ से उसके आवेश और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का लेना देना होता है, तो हम चलेंगे आवेश की तरफ। अब हम बात करेंगे आवेश की परिभाषा के बारे में। चलिए, अब हम आवेश की परिभाषा के बारे में बात करेंगे। देखिए, आवेश की मैं आप लोगों को दो परिभाषाएं लिखवाऊंगा। एक परिभाषा है जो हम लोग आगे चल के बड़े क्लास के बच्चों के मुताबिक पढ़ते हैं, या आपके लिए भी वही है, मतलब दो परिभाषाएं। एक परिभाषा जो बहुत सरल होगा और एक परिभाषा जो सूत्र से निकल कर आएगा। वो परिभाषा जो है वो सूत्र से ही निकल के आता है। तो एक परिभाषा जो सूत्र से निकल कर आएगा और एक परिभाषा जो आपके बुकों में आपको दिया हुआ मिलेगा। चलिए, तो हम लोग देख लेते हैं परिभाषा की ओर। सबसे पहले चलिए, हाँ, लिखिएगा किसी परिभाषा आवेश की, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत नहीं, हाँ ठीक है, विद्युत ही लिखिए, जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव दर्शाता है, विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव दर्शाता है, आवेश कहलाता है। यानी किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो क्या दिखा रहा है, जिसके कारण वह विद्युत गुण, जिसके कारण वो विद्युत या चुंबकीय गुण दिखा रहा है, वो आवेश कहला रहा है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश कहलाता है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत प्रभाव, अच्छा गलत लिख दिया गया, जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव दर्शाते हैं या उत्पन्न होते हैं, लिख दी, जिसके कारण उनमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न, पास रह के पढ़ेंगे, देखिए रुकिए पढ़ लो फिर से। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, होगा ना, ठीक है, उत्पन्न है नहीं, उत्पन्न होते हैं, यहाँ पे होते हैं कर लीजिएगा और सब सही है। मैं खुद बारी बारी चीज़ें पढ़ता हूँ तब आप लोगों को लिखवाता हूँ। तो ये तो हो गई एक परिभाषा, ये तो परिभाषा हो गई मतलब रटू रटाई परिभाषा, बच्चों वाली परिभाषा, एकदम सटीक परिभाषा अगर बोली जाएगी तो ये परिभाषा ऐसा नहीं है। अगर देखिए आप जो परिभाषा मैं दूसरी लिखवाऊंगा वो कहीं नहीं मिलेगा, वो परिभाषा आप उस केस में लिखिएगा, क्योंकि देखिए वो परिभाषा सबसे सही वही है, लेकिन आपके क्योंकि आपके बुक में नहीं दिया हुआ है तो हो सकता है आप कैसे एग्जामिनर आपके टीचर चेक करेंगे, कॉपी वो उनके ऊपर निर्भर करेगा। पढ़े लिखे चेक कर रहे हैं तब तो भाई उसको सही कर देंगे, तो जिनको वो ये परिभाषा नहीं याद हो पाएगी तब वो उसको याद करेंगे। तो पहली परिभाषा क्या है, क्योंकि इसमें याद करने लायक कुछ है नहीं, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उनमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, आवेश कहलाता है। अब दूसरा अगर लिखना चाहे तो लिखेंगे कि दूसरा अगर लिखना चाहे और कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, एकदम छोटा सा है दूसरा, कि इलेक्ट्रॉनों के समूह को आवेश कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के समूह को आवेश कहते हैं। ये दूसरी परिभाषा है।
तो ये क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे बहुत छोटा सा है, तो इसलिए लोगों को समस्याएं होती है। मान लीजिए 2 नंबर में पूछ दिया तो इतना लिखेंगे, तो भाई अच्छे टीचर है तो दे देंगे, नहीं तो दे देंगे। ये क्लास 12th की परिभाषा है। ये किसकी परिभाषा है? क्लास 12th की परिभाषा है, लेकिन मैं आप लोगों को लिखवा दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहे। अब ये कैसे आ गया सर जी? इलेक्ट्रॉनों को समूह को आवेश कहते हैं। देखिए आवेश को सबसे पहले हम ध्यान में रखेंगे कि आवेश को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, स्मॉल क्यू से दर्शाते हैं। आवेश को स्मॉल क्यू से दर्शाते हैं। और आवेश का फॉर्मूला जो होता है वो होता है बच्चों Q इज इक्वल टू में NE। Q इज इक्वल टू में NE। अब देखिए यहां पे मैं आपसे कुछ चर्चाएं करूंगा। जहां पे ये Q होता है बच्चों, ये आवेश, ठीक है। N जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और जो E होता है बच्चों वो होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश, या यहां पे लिख दीजिए आप एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो ऐसे देखिए आपको भी फॉर्मूले जब लिखते हैं तो बतानी रहती है चीजें कि कौन सी चीजें क्या क्या होती हैं। क्यों यहां पर आवेश है, N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का नहीं, एक इलेक्ट्रॉन पर। अब यहां पे चीजें ध्यान दीजिएगा। आवेश बराबर हमने क्या फॉर्मूला लिया? इलेक्ट्रॉनों के समूह को आवेश कहते हैं। तो यहां पर 2 हो जाएगा तो आवेश क्या हो जाएगा? 2E। तो इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉनों के समूह को क्या कह देंगे हम? आवेश। तो इसी से फॉर्मूला बन के निकला बच्चों कि इलेक्ट्रॉनों के समूह को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। आवेश की फॉर्मूला क्या होती है सर? Q इज इक्वल टू में NE। इलेक्ट्रॉनों, सॉरी, आवेश की फॉर्मूला क्या होती है सर? आवेश की फॉर्मूला होती है Q इज इक्वल टू में NE। जहां पे अगर बात की जाए तो जो Q है, Q का मतलब आवेश होता है, N का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E का मतलब होता है बच्चों, E का मतलब क्या होता है सर? E का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब यहां पर पहले हम एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश पढ़ेंगे, उसके बाद से सारी चीजें करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश पढ़ने के लिए हमें एक चीज और पढ़नी पड़ेगी, आवेशों के प्रकार। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा वो चीजें कर रहा हूं, उसके बाद से आपको आवेशों के प्रकार पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद से इस फॉर्मूले से संबंधित हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो अब बात करेंगे हम लोग आवेश के प्रकार के बारे में। बहुत धीमे धीमे चीज़ों को समझिए बच्चों, कहीं भी कंफ्यूजन आए, क्योंकि ये चीज़ें रटने वाली नहीं है, ये चीज़ें समझने वाली हैं। ये बहुत, अब ये चीज़ें आपको जानते हैं, ये आपसे पीछा विद्युत धारा आप पढ़ेंगे 12th तक, 12th के बाद से आगे BSc लेंगे तो उसमें भी, अगर आप कुछ भी करते हैं, बीटेक करते हो उसमें भी, तो बहुत जगह आपको ये पढ़ने को चीज़ें, अभी से इसको स्ट्रॉन्ग करते चलिए। और अभी भी आप जो पढ़ रहे हैं तो पेपर में इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, तो वहाँ पर आपको काम आएंगे। तो आवेश के प्रकार, तो अगर हम बच्चों किसकी बात कर रहे हैं सर? आवेश, फिर छोटा लिख दिया, फिर कुछ बच्चे कहेंगे सर छोटा लिख दिया था। आवेश के प्रकार, पता नहीं क्यों मैं बड़ा लिखता हूँ ना, लिखने की आदत नहीं मेरी ना, जब मैं बड़ा लिखता हूँ तो राइटिंग थोड़ी सी हमारी गंदी हो जाती है। ऐसी बहुत सुंदर नहीं है सर आपकी राइटिंग, हम लोग कहते हैं राइटिंग सुधारो सुधारो, आपकी राइटिंग तो हम लोग से भी गंदी है, क्या करूँ। लेकिन यही गंदी राइटिंग लेके मैं पास हो गया, वो भी अच्छे मार्क्स से। और ये ब्लैक बोर्ड पर शायद थोड़ी सी गंदी आ रही होगी, लेकिन उतनी भी गंदी नहीं है अगर मैं कॉपी पे लिखूँ तो। चलिए, सर झूठ बोल रहे हैं। चलिए देखिए, अच्छा इधर आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार की अगर हम बात करें बच्चों तो ध्यान दीजिएगा, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। क्या, कितने प्रकार के होते हैं? आवेश 2 प्रकार के होते हैं। तो देखिए आवेश 2 प्रकार के होते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। पहला जो आवेश है वो होता है बच्चों धनात्मक आवेश। सर धीरे धीरे लिख रहे हैं ताकि बच्चे कहेंगे कि सर की राइटिंग सुंदर है। ये लो भाई। चलिए दूसरा, थोड़ा सा नीचे चल गया, ऋणात्मक आवेश। दूसरे को क्या कहते हैं बच्चा? दूसरे को कहते हैं सर जी ऋणात्मक आवेश। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पहला आवेश जिसे हम लोग धनात्मक आवेश कहते हैं, यानी कि जिस पर प्लस का साइन होता है, और दूसरा आवेश जिसे हम ऋणात्मक आवेश कहते हैं, जिसमें ऋण का चिन्ह, साइन यानी कि चिन्ह होता है।
अब इस सबसे धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश क्या है, तो समझिएगा, एक बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे आप इस वीडियो को जो देख रहे होंगे तो एक लड़का भी देख रही होगी और लड़कियां भी देख रही होंगी। तो लड़का हो या लड़की, दोनों क्या है, मनुष्य है। और फिर मनुष्य के बाद उनसे भागा डिवाइड किया जाता है तो दो भागों में, एक किसमें, एक मैन और एक वुमेन, यानी कि एक लड़के के और एक लड़की के। ठीक इसी प्रकार जब आवेश होता है, इसकी भी दो प्रजातियां होती हैं। एक प्रजाति होती है धनात्मक और एक प्रजाति होती है ऋणात्मक। ठीक हम लोगों की भांति एक प्रजाति होती है क्या आवेश की, धनात्मक, और दूसरी प्रजाति होती है क्या, ऋणात्मक। इसको 1 डिनोट कर दीजिएगा और इसको 2 डिनोट कर दीजिएगा। तो जैसे देखिए कोई भी तत्व हम ले रहे थे, तो उनमें हमें क्या मिल रहा था, नाभिक में मिल रहा था सर जी प्रोटॉन और बाहर मिल रहा था सर जी इलेक्ट्रॉन। तो जो ये इलेक्ट्रॉन होता था ये एक ऋणात्मक आवेश होता था। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, इसका मान भी पढ़ेंगे, ऋणात्मक आवेश। और ये जो प्रोटॉन होता है, अभी ध्यान रख लीजिए, दो चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं ये दोनों। और जो प्रोटॉन होता है यानी कि P, ये क्या होता है, धनात्मक आवेश। अभी हम इसका मान भी याद करेंगे, किस पर कितना आवेश होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है सर, वो ऋणात्मक आवेश होता है, जबकि जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है सर जी, प्रोटॉन धनात्मक आवेश होता है। तो ऋणात्मक आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। धनात्मक आवेश क्या होता है सर जी, प्रोटॉन। तो ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश को याद कर लीजिएगा कि जो ऋणात्मक आवेश, चलिए ठीक है। अब धनात्मक आवेश होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। अब ध्यान से समझिएगा चीजें उत्पन्न कैसे होती हैं, कि आवेश अब कैसे उत्पन्न होता है और आवेश धनात्मक और ऋणात्मक कैसे होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से इंपॉर्टेंट तरीके से समझिएगा, कोई भी कंफ्यूजन होगी तो बताइएगा। ये देखिए हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी हमने पीछे एग्जांपल लिया था सोडियम का। सोडियम सर जी 11 2 8 1, ठीक है। आप इसमें अगर भरे थे क्या, तो N+P सर ये नाभिक में होता है और फिर सर ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझा रहा हूँ, रटवा नहीं रहा हूँ आप लोगों को। तो सर जी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन और बाहर वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपसे पूछा था क्या कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कितनी होगी, सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सोडियम में आपसे इलेक्ट्रॉन की संख्या मैंने पूछा था। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता था सर जी, बराबर प्रोटॉन की संख्या और सर जी बराबर में परमाणु क्रमांक। यहां पे लिख देता हूं, वहां पे दिखाई नहीं देगा, वहां पे सब दिखाई देगा, लिख दीजिए परमाणु क्रमांक। यहां पर अब चीजें ध्यान से समझिए आप लोग। सबसे पहली बात, हाँ इसको समझाने से पहले मुझे एक बात आपको यहीं बता देना होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर बच्चों आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19। लिख लीजिएगा यहाँ पे, अभी मैं इसे विदेश करके लिखवाऊंगा आप लोगों को। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इसका मात्रक है। और प्रोटॉन के पर जो होता है आवेश बच्चों +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। मतलब दोनों पर बराबर आवेश होता है, लेकिन एक ऋणात्मक होता है और एक पे क्या होता है, धनात्मक होता है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, किसी भी पदार्थ में हमने पढ़ा अभी तक कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है। तो यानी कि अगर हम कोई सोडियम लेते हैं Na, तो सर इसमें 11 इलेक्ट्रॉन हैं और प्लस क्या है, 11 प्रोटॉन भी हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन के साइन क्या है, -1.6 और इसका भी साइन सेम है। तो सर ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो सर जी इनका कुल आवेश क्या हो जाएगा, नेट आवेश जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। जो परिणामी आवेश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझिए, जो प्लस माइनस करते हैं मैथ के तरीके से तो समझने का प्रयास कीजिए। हालांकि मैथ नहीं है, लेकिन मैथ के तरीके से समझने का प्रयास कीजिए कि ये धनात्मक उतना ही धनात्मक है और ये उतना ही ऋणात्मक है। तो दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि कोई आवेश नहीं होगा। तो अगर आपसे कोई पूछेगा क्या सोडियम में कोई आवेश है कि नहीं है, तो सोडियम के अंदर तो आवेश है, लेकिन सोडियम के ऊपर कोई आवेश नहीं है। कब, जबकि इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 11 है। अच्छा सर, तब सर हम लोग आवेश पढ़ क्यों रहे हैं। अब देखिए,
अब हमने बोला कि हम एक आवेश जो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे। अब हम इसमें से क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल ले रहे हैं, हमारे पास क्षमता है। अब कैसे निकाले जाते हैं वो सारी चीज़ें आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि हम क्या कर रहे हैं कि हम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल ले रहे हैं। हमने ये हाथ लगाया और कहा ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम खींच लिए अपने पास। जब इस स्थिति में हम एक इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं अपने पास, तब देखिए अब क्या प्रोटॉन के पास कितने प्रोटॉन बचे। प्रोटॉन तो नाभिक में था, तो प्रोटॉन तो 11 का 11 ही है। अब प्रोटॉन में तुम हाथ घुसा के खींच पाएंगे नहीं, तो प्रोटॉन तो बाहर का बाहर ही है। अब प्रोटॉन ऐसे हम कहाँ से हाथ लगाएंगे, नहीं लगा सकते। तो ये आवेश कितना हो गया। अब अगर आप देखेंगे तो सोडियम के पास क्या हो गया, सोडियम के पास सर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और प्लस में सर -10 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस में सर 11 सॉरी प्रोटॉन तो 11 ही है, 11 प्रोटॉन हो गए। तब सर इसको सॉल्व करेंगे तो सर जी प्लस प्रोटॉन आएगा, यानी कि +1 प्रोटॉन आएगा। तो इसी को बोलते हैं बच्चों धनात्मक आवेश। इसी को क्या बोलते हैं, धनात्मक आवेश। यानी कि सोडियम पर क्या आ जाएगा, एक धनात्मक आवेश आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अब ये दोनों जोड़ने पर 0 नहीं आ रहा है, एक अधिक आ जा रहा है। ठीक है, अब दूसरी तरीके से इधर देखिएगा। दूसरा चीज, पहला धनात्मक आवेश कैसे आया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो आ गया, यानी कि जो दे दिया उसके ऊपर धनात्मक आवेश आ गया। अब देखिए यहां पर फिर से सोडियम पहले की तरह हो गया, इस पर 11 आवेश था, 11 था। अब हमने क्या किया कि हमने बोला अरे तुम सोडियम हो, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, हम तुमको देंगे, तुमको लेना है। तो हमने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इस स्थिति में क्या हो गया, सोडियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन हो गए और प्रोटॉन तो 11 थे, हम लोग प्रोटॉन तो दिया नहीं है, तो 12 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। तो इस स्थिति में सर हो जाएगा -1e, यानी कि -1 इलेक्ट्रॉन आवेश। तो अब सोडियम पर आ जाएगा क्या बच्चों, माइनस आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो गई। तो अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं, कहाँ इरेजर गया, अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं, अब इसको हम लिख सकते हैं सर, अब इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं उसको देखिएगा कि किसी भी तत्व पर, रुक जाइए भाई, चलिए अब देखिए धनात्मक और ऋणात्मक आवेश को लिख कैसे सकते हैं। किसी भी बड़ा बड़ा लिखे ना, किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों के कमी के कारण, इलेक्ट्रॉनों के कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक निकाल लिए तो क्या होगी, कमी हो गई उसके पास पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक निकाल लिए तो क्या होगी, कमी हो गई। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, उसे धनात्मक आवेश कहते हैं। फिर उसी का उल्टा बच्चों, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी की लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, अब एक इलेक्ट्रॉन अधिक दे दिए तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होता है, उसे ऋणात्मक आवेश कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो कमी के कारण जो होगा वो क्या होगा, धनात्मक आवेश। जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे तो कमी, और जब दे दिए तो क्या हो गया, धन दे रहे थे तो अधिक हो गया, तो ऋणात्मक आवेश। बच्चों आपने देखा होगा क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण हो रहा है। अब प्रोटॉन के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि वो बीच में है, तो हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन को ही और डाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। इसीलिए कमी के कारण क्या होगा, धनात्मक आवेश, और अधिकता के कारण क्या होगा बच्चों, ऋणात्मक आवेश। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, आज बस हम इतना ही पढ़ेंगे, समय हम लोग का पूरा हो गया है। तो आवेश के ये प्रकार थे, ऋणात्मक, धनात्मक, इनको आज अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आगे की चीजें हम लोग बच्चे कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।